अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। न तुम मेरे मोहसिन को सताओ न मैं तुम्हारे, न तुम मुझे कुछ कहो न मैं तुम्हें। अल्लाह जाने किस शायर का शेर है, लेकिन इस सिचुएशन पे बिल्कुल परफेक्ट आता है। परवेज़ इलाही, इमरान खान में कुछ यही चल रहा है। दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, साथ हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को अपना अपना मोहसिन कहकर दूसरे को, बल्कि दूसरे के मोहसिन को निशाना बना रहे हैं। वारे परवेज़ व इमरान के क्या ही कहने हैं आपके। इमरान खान ने कल जिन्हें बगल में बिठाकर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बदतरीन जबान इस्तेमाल की, उनके खून ने जोश मारा, लेकिन 20 घंटे बाद। तो परवेज़ इलाही साहब, जिस वक्त इमरान खान बाजवा साहब को मीर जाफ़र से तशबीह दे रहे थे, उस वक्त आप उन्हीं से कुर्सी मांगने के लिए भाग भाग कर जा रहे थे सर। उस वक्त मोहसिन की इज्जत याद नहीं थी? क्यों ऐसे शख्स की दी हुई कुर्सी पर बैठे हैं जो आपके मोहसिन के खिलाफ जहर उगल रहा है सर? यकीनन यहाँ भी आप सियासत ही कर रहे हैं। वैसे चौधरी साहब ने खान साहब को एहसान फरामोश कहा है। अगर माजी देखूं ना तो शायद ये कुछ गलत भी नहीं है। क्रिकेट की दुनिया से सियासी मैदान तक खान साहब के एहसान फरामोशी की एक तवील दास्तान है। सियासी कैरियर में जनरल बाजवा के अलावा बेशुमार नाम आए जिन्होंने आप पर बेपनाह एहसानात किए। आपको मुल्क के आला तरीन मनसब पर बिठाया, अपनी दौलत, अपना खून पसीना और अपना पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन आपने उन्हें बदले में क्या दिया खान साहब? कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने ही 2002 में आपको असेंबली में पहुंचाया। आपने सदारती रेफरेंडम में उनका साथ दिया, उनके लिए नारे लगवाए, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनका इतना बड़ा एहसान फरामोश करके उनके खिलाफ ही मैदान में आ गए। जहांगीर तरीन जिनका जहाज चलता था खान साहब, तो आपकी सियासत चलती थी। 2018 में इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ जमातों के अराकीन PTI में शामिल करवाने का सेहरा उन्हीं के सर रहा है। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन सूबा पंजाब आपके हाथ नहीं आ रहा था खान साहब। तब जहांगीर तरीन का जहाज चला, करिया करिया नगर नगर आज़ाद अराकीन को राजी कर करके आपके पास लाते रहे, और बिलाखिर पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई खान साहब। लेकिन आपने सिला ये दिया कि न सिर्फ उन्हें कटहरे में खड़ा किया, बल्कि उनकी साहबजादी को भी नहीं बख्शा। खान साहब, आपको अलीम खान के एहसानात भी यकीनन याद होंगे। आप हमेशा शौकत खानम का हवाला देते हैं, ये आपका बहुत बड़ा काम है बेशक, लेकिन आप जब जब वहाँ जाते होंगे तो ज़रा तख्तियाँ तो देखते होंगे ना, कहाँ कहाँ आज भी अलीम खान का नाम ही दर्ज है। सियासत में आपका साथ दिया, आपके लिए अपना बहुत कुछ गंवाया, लेकिन जब 2018 के इंतखाबात हुए, मेरिट पर वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार बने, तो आपको ये गवारा नहीं हुआ। आपने उनके खिलाफ नैब का इस्तेमाल किया। आपने उनके सियासी करियर को अपने तई बर्बाद करने और एहसान का बदला एहसान फरामोशी से चुकाने का हर हरबा आजमाया खान साहब। एक और नाम याद आया मुझे, नईम उल हक साहब का, जिनका बिछोना खान साहब आपकी खिदमत करना था, जिन्होंने अपना घर बार, अपने अजीज रिश्तेदार आपकी खातिर छोड़े थे खान साहब। लेकिन जब आप वजीर आजम बने ना, तो आपने उनका दाखिला ही बंद करवा दिया। आज भी हमें याद है कि वो कैसे आपके घर के सामने दाखिले के लिए फरियादी बने खड़े होते थे। जब वो इंतकाल कर गए तो आपने उनके जनाजे को कांधा देना तक गवारा नहीं किया खान साहब। एक डॉक्टर फारूक शहीद हुआ करते थे, आपको याद ना हो खान साहब तो याद दिला देती हूँ। उन्होंने आपकी पार्टी का आइन लिखा था खान साहब। जब उन्हें TTP ने शहीद किया तो आपने उनके घर जाकर ताज़ियत करना भी मुनासिब नहीं समझा था। मोहसिन बेग साहब, उनके साथ जो आपने किया वो एहसान फरामोशी भी हमें याद है। लेकिन खान साहब, वो शायद आपके लिए ही जुमला है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शुएब शाहीन साहब आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बड़े दिनों के बाद। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं आमिर ज़िया साहब, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। क्योंकि शुएब शाहीन साहब स्टूडियो में ही आप मेरे साथ मौजूद हैं, तो सर ज़रा बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ये खान साहब कह रहे हैं जो असेंबलियाँ तहलील करने वाला मामला है सर, इस पे वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को एक्सपोज किया है या बहुत से लोग एक्सपोज हो गए हैं। तो सर किस किस की तरफ खान साहब का इशारा है? कौन एक्सपोज हो रहा है? जो जिन्होंने आज बयान दिया है, आज बात की है, या इसके अलावा भी किसी और तरफ खान साहब का इशारा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट इस वक्त रख के भी। परवेज़ इलाही साहब से
ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब अपने फैसले करते हैं। परवेज़ इलाही साहब उस तरह डोमिनेंट रोल इमरान खान साहब का तो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। तो खान साहब को यस्सर वाला चाहिए। नहीं, ज़ाहिर है उनको अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जो शख्स अपना एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसकी हुकूमत है वो अपनी FIR नहीं कटा सके और तो इनकी क्या फर्दर पॉलिसीज़ चलती होंगी। तो नेचुरली कई चीज़ें होंगी जिसकी तरफ उनका इशारा है और किस तरफ इशारा है। और ज़्यादातर तो उन्होंने बाजवा साहब को जो उनकी मौजूदगी में बातें की, एक तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठे हुए थे, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KPK बैठे हुए थे और उन्होंने खुल के बातें की, जिसको बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने सब्सिक्वेंटली उसको रिबट किया, डिसोन किया। लेकिन उसके साथ आप देखें आज मुनीस इलाही साहब दोबारा मिल के आए हैं और उन्होंने सारी चीज़ें वो खुल के देखनी है। देखें PMLQ अब इस वक्त जिस पोजीशन को एंजॉय कर रही है 10 सीटों के साथ, सीधी सीधी ये एक काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग तो है ना उनकी। और वो उनको भी पता है कि इसके बाद अगर इमरान खान साहब सिंपल मेजॉरिटी या जिसका ज्यादा इम्कान है 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाते हैं तो फिर वहां परवेज़ इलाही साहब क्यों आएंगे? कल तक तो वैसे ऐसा महसूस हो रहा था कि खान साहब ने शायद ये हुकूमत को मार्जिन दिया है, स्पेस दिया है कि अदम एतमाद लेकर आ जाएं, या जिस तरफ खान साहब बार बार अर्जियां लगाते हैं वो उसी तरफ देख रहे हैं कि शायद वो इनको इलेक्शन की डेट लेकर दे दें। लेकिन फिर तो खान साहब ने ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली। अगर उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर रही थी तो वो कल ही करते, ये एक हफ्ते का मार्जिन दे दिया, परवेज़ इलाही साहब को दोनों तरफ खेलने का मौका दे दिया। सर देखें वो बोर्ड फैसले करने का आदी है इमरान खान साहब, पिछले 8 महीने के उठा लें, पिछली चीजों को छोड़ दें, वो बोर्ड फैसले करने का आदी है। उसने एक बोर्ड फैसला ऑल कर दिया। दोनों चीजें हैं ये, एक तरफ ये है इनको मौका दे दिया कि जी आप आ जाएं टेबल पे, अगर बैठते हैं किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, इसको महीना आगे पीछे भी किया जा सकता है। आई थिंक दैट वाज ए गुड डिसीजन कि उन्होंने एक टाइम दे दिया। और दूसरा इनको एक चैलेंज भी है कि तुमने मैक्सिमम क्या करना है, अदम एतमाद लेकर आनी है, ले आओ। आपने क्या करना है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास बंदे पूरे हैं तो वो आप कर लो। इसके अलावा अगर आपने कुछ खेलना है, फेस सेविंग भी तो होगी ना। नहीं, अदम एतमाद आ जाती है तो खान साहब कह सकते हैं कि अदम एतमाद आ गई, हम तो असेंबली आप डिसॉल्व भी नहीं कर सकते। तो अदम एतमाद को फाइनलाइज होने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन और आगे चले जाएंगे। मतलब 1 जनवरी तक चला जाएगा ना। अगर आप 23 से लेकर 7 दिन 8 दिन में आप ये चीज फाइनलाइज हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क लिया है ना खान साहब ने, और वो रिस्क जो है वो खान साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अगर ये, क्योंकि जरदारी साहब भी आज पहुंच गए हैं, मॉडल टाउन में उनकी मुलाकातें भी जा रही हैं, तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये रिस्क लेने के आदी हैं खान साहब, और उन्होंने रिस्क एक लिया है। मेरा ख्याल है ये रिस्क ठीक लिया है, क्योंकि उनकी जो पिछले 8 महीने 6 महीने की जो जिद्दोजहद है उसको किसी नतीजे पे मटेरियलाइज करना जरूरी था। तो आप ये समझते हैं कि रिस्क ये उसका ही ये फाइनल स्टेज पर आ गया मामला। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज इलाही साहब जो कर रहे हैं, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं बतौर हुक्मरान जमात, बतौर मुस्लिम लीग नून, आप लोग किस तरह से ले रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। सबसे पहले तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान रिस्क लेने के आदी हैं। ये शायद सही होएगा, लेकिन जब आपका मुल्क पाकिस्तान एट स्टेक हो, जब आपकी डेमोक्रेसी एट स्टेक हो, जब आपकी पंजाब असेंबली एट स्टेक हो, तो उस तरह की चीज़ों पे रिस्क लेना सिर्फ उनकी अना पे या ईगो पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो लोग अपनी सीटें लेके आए हैं 2018 में, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है कि वो 5 साल की हुकूमत पूरी करें। फिर लास्ट ईयर है, इलेक्शन ईयर है, इस वक्त फ्लड की सूरत हाल है, इकॉनमी की सर्टन सूरत हाल है। सिर्फ इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं हम रिस्क ले लेंगे, तो रिस्क लेने का डिसीजन जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है। वो जानबूझ के मुल्क को शायद स्टेक पे डालने के लिए उनका रिस्क इज नॉट राइट। ये वाला तो ये तो स्टांस है ना आपका। मुझे बताइए परवेज इलाही साहब के टेक पर आप लोगों का क्या टेक है? देखिए, मेरा टेक एज पर्सनली आई एंडोर्स दिस कि एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रो दिया। आपने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जहांगीर खान तरीन का हो जाए, अलीम खान साहब का हो जाए, नईमुल हक साहब का हो जाए, मोहसिन बेग साहब का हो जाए, लॉन्ग लिस्ट है। इन सब के अंदर उन्होंने एक एहसान फरामोशी जो है वो शो की। इसी तरह हमने देखा कि जनरल बाजवा को जब 2000 फॉर एग्जांपल 18 में इमरान खान साहब को पावर में लाए गए, और जो भी पूरा RTS बैठा के जो हुआ, और परवेज इलाही साहब ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि हम
इमरान खान के साथ आए एंड ही वाज फेवरिंग इमरान खान। तो प्रिंसिपली तो आई थिंक कि किसी भी इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब तो टीवी पे आते हैं। आप लोगों को अगर लग रहा है कि परवेज इलाही साहब का टेक दुरुस्त है, तो क्या ये आपके उम्मीदवार हो सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो सुनने में आ रहा था ना कि मियां साहब तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ है। किरण, मैं इस पे आपको सही कहूं कि ऐसी मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है कि अभी जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और चौधरी शुजात की भी शहबाज शरीफ से हुई है, और हमारे फैसले कुछ हुए हैं। देखिए, उनमें से देयर आर 2-3 जिसे कहते हैं A-B-C। एक अदम एतमाद का भी है। मुझे अभी हमारे लोग पूरे परवेज इलाही आपकी लिस्ट में नंबर A, नंबर 2, नंबर 3 में कहीं पर भी हैं? वजीर आला के उम्मीदवार आप लोगों के हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक मुझे पता है अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सही। आमिर जिया साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, काफी देर से आमिर साहब खामोश बैठे हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आती हूं दोबारा आपकी तरफ। किरण, मुझे एक चीज कहने दे, मैं आपको एक चीज बता दूं। परवेज इलाही साहब ने आज खुद अपने बयान में कहा कि काफ लीग के जो लोग हैं वो अगर बाजवा साहब के खिलाफ बातें होंगी तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर इमरान खान दोबारा आते हैं और बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं, तो आपको नहीं पता कि काफ लीग के लोग वैसी सपोर्ट करें, तो ये आपको चीजें और आगे अनफोल्ड होते हुए सामने आएंगी। मुझे लगता है इमरान खान साहब अगर दोबारा आएंगे, आपकी बात आ गई है सामने। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। तो जरूर सर। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है जी सर। इमरान खान साहब ने कल अपनी दोनों हुकूमतों के डिसॉल्व होने की बात की, परवेज इलाही साहब साथ मौजूद थे, और कल उन्होंने जो उनका एक इस वक्त का स्टांस है जनरल बाजवा के हवाले से, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, कल साथ बैठे हुए थे, और फिर सर अचानक से ऐसा क्या हुआ अगले 20 घंटों में कि इमरान खान की एहसान फरामोशियां भी याद आ गई, ज्यादतियां भी याद आ गई? सर क्या हुआ, ऐसा क्या वजह बनी है इसकी? अच्छा किरण, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो हमें समझना ये चाहिए कि मुस्लिम लीग काफ जो है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन रहती है, और एस्टेब्लिशमेंट चाहे इनके साथ अच्छा सलूक करे चाहे बुरा सलूक करे, अपनी जो है अपना मामला दुरुस्त रखते हैं वहाँ पर। परवेज मुशर्रफ साहब का अगर आप दौर याद करें तो उसमें उन्होंने 2008 के इंतखाबात से पहले इनको छोड़ दिया था, मतलब, और पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया था कि वो लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट बनाएं। मुझे याद है कि उसके बावजूद कभी भी चौधरी बरादरान ने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कभी कोई बात की हो। वज़ादार लोग हैं, मतलब आप इसमें तनकीद भी कर सकते हैं, आप इसकी तारीफ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस मूड में या किस तरफ खड़े हैं। तो उसी में तनाजुर में देख रहा हूँ कि उनका जो बाजवा साहब के साथ दोस्ती थी या इदारे के साथ जो उनको सिग्नलिंग करनी थी, ये उसी पैराए में की। अच्छा, जो मुझे ज़्यादा दिलचस्प बात लगी, और आप भी इस पर गौर फरमाइएगा, कि बाजवा साहब ने अपने आखिरी दिनों में, आखिरी जो उनके 8 माह या साल भर था, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान पर बड़े एहसानात किए। और मुझे बड़ा बाजवा साहब को जो मुझे अलमिया नज़र आ रहा है, जिसमें ताज्जुब होना चाहिए कि शरीफ ख़ानदान या नून लीग उनकी हिमायत में नहीं बोल रही, काफ लीग तो उनके दिफा में बोल रही है, लेकिन नून लीग को भी बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा फेवर किया उन्होंने। मतलब है कि नवाज शरीफ साहब उनकी वजह से मुल्क से बाहर गए, मुकदमात हुए, हुकूमत मिली, तो एहसानमंद होना चाहिए नून लीग को। लेकिन आप देखें कि नून लीग ने अभी तक कोई इस तरह का हिमायत में बात नहीं की, बल्कि अगर आप देखें वो अंडर कट ही कर रहा है ये जमात जो है। तो ये भी एक बड़ा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या सियासत होती किस तरह से। अच्छा, जहाँ तक एहसान फरामोशी का ताल्लुक, आपने बड़ा अच्छा तमीद बांधी, और मैं, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे लोग आ गए, उनकी चेहरे आ गए, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यूब खान को डैडी कहा करते थे, फिर उनके सामने भिड़ गए थे वो जाके। नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े लोगों ने एहसानात किए, IGI बनवा के दी उनको, और पता नहीं क्या क्या किया। ज़ियाउल-हक साहब के उन पर बड़े एहसानात थे, उनकी बाकायदा परवरिश की, उनको सियासत के अंदर लेकर आए, मगर देखिए उन्होंने बाद में क्या किया उनके साथ। तो ये चीज़ें हमारी सियासत में होती रहती हैं, और उसमें पता ही चलता है कि सियासत में दोस्ती नहीं होती बल्कि मफादात होते हैं। हाँ। वो मुझे नेपोलियन का बड़ा मजे का जुमला, फिर सियासत में फिर इस बात का भी अंदाजा हो जाता है ना कि एक शख्सियत को जो कायदे-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो भी सारे सियासतदानों की तरह ही है। जो आपने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी या मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी, तो सारे के सारे फिर एक ही जैसे हैं ना। फिर सर, जो मैं परवेज इलाही साहब के हवाले से जो बात कर रही थी, कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठे हैं सर? अगर जी सर, खान साहब तो पिछले 8 महीनों से मीर जाफर कह रहे थे ना, पिछले 8 महीनों से तनकीद का निशाना बना रहे थे, और जिस वक्त इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे, उन्हीं से ही परवेज इलाही साहब कुर्सी मांग रहे थे सर, उन्हीं के आगे फरियादें कर रहे थे।
जी, आप कह सकते हैं ना कि ये सियासी मौका परस्ती है, इसके अलावा तो आप इसको कोई और नाम नहीं दे सकते। और अच्छा, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा नागवार, जब इमरान खान खुद तकरीर में अकेले ये बात करते तो उनको इतना दिल पे नहीं लगता होगा, लेकिन साथ बिठा के किया तो ये उनको। अच्छा, एक और बात इसमें आप देखें कि परवेज इलाही अपनी बार्गेनिंग पोजीशन, अपनी भाव ताव जो उनको करना है, उसकी भी पोजीशन मुस्तहकम करें, क्योंकि इमरान खान ने एक डेडलाइन दे दी है। तो उनको 4-5 दिन में हर आदमी जो है इमरान खान से चाहेगा कि किसी तरह से, अब जैसे उनको कमिटमेंट चाहिए कि जी मुस्तकबिल के लिए, जो मैंने सुना है और बड़े बड़े बाखबर ज़राए से सुना है, कि ज़्यादा सीटों का मुतालबा करें कि जब भी इंतखाबात होते हैं। लेकिन जिस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की, उसी इंटरव्यू में आप देखें कि उन्होंने नवाज शरीफ पे भी बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर वज़ीर आला रहा तो मैं उनको तमाम जेलों की सैर कराऊंगा। तो ये बात भी हुई है। तो अब इसमें उन्होंने दोनों अपने लिए रास्ते खुले रखे हुए, अगर हम ईमानदारी के साथ देखें। इमरान खान को भी फिक्रमंद कर दिया, ये भी नहीं है कि नून लीग जो है वो बड़ा मुतमईन होकर बैठ जाए। भी किया आमिर साहब। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दो धारी चलना जो होता है ना, जो तजर्बेकार सियासतदान होता है, कि कभी इंडिकेटर कहीं देता है, मुड़ कहीं और चला जाता है, गाड़ी को घुमा लेता है, तो ये सब चीज़ें उसमें हो रही है। और लेकिन इसमें जो मज़ेदार बात है, जो एक दुख की बात है, कि देखिए इसमें अवाम फिगर आउट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जी पीटीआई को क्या नुकसान होगा, हम कहते हैं जी नून लीग को या हुकूमत को क्या नुकसान होगा। असल नुकसान किरण साहिबा आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि वो तो पाकिस्तान का हो रहा है, कि जितने अरसे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, इंतशार रहेगा और ये गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी, तो आपकी मईशत मुस्तहकम, मईशत का भट्टा मजीद बैठता जाएगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर जी, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा हिना साहिबा, जरदारी साहब ने आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है जी, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या जरदारी साहब असेंबली बचाने के लिए आए, या फिर वो नून लीग को परवेज इलाही साहब के लिए दोबारा राजी करने, या उनके उम्मीदवार के तौर पर किसी फार्मूले को पेश करने के लिए आए थे? क्या क्या एजेंडा था मीटिंग का? किरण, एक बात तो मैं आमिर ज़ियाक साहब की इंडोर्स करूंगी कि जो अवाम है वो फिगर आउट नहीं कर पा रही। मैं कल इमरान खान का बयान देख रही थी, उस पर वो कह रहे थे बुशरा बीबी ने मुझे कहा जहाद। मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो शॉक्ड हो गई थी उनकी ये बात सुन के, कि जिस तरह नंबर ऑफ टेप्स आ रही हैं बुशरा बीबी की, जिस तरह वो चोरियां कर रही हैं, जिस तरह वो हीरों के सेट इकट्ठे कर रही हैं, जिस तरह वो घड़ियां बेच रही हैं। उसके बाद इमरान खान साहब टीवी पे आके ये कहते हैं कि बुशरा बीबी मुझे जहाद करने के लिए कह रही है। मैं अवाम से एक्चुअली ये क्वेश्चन करती हूँ कि वो क्यों फिगर आउट नहीं कर सक रहे कि इस बंदे की रियलिटी क्या है। फिर आज आपने इसके इमरान खान के इंटरव्यू में कहा, देखा होगा कि उसने कहा कि बाजवा साहब जो है वो करप्शन जो है वो नहीं रोक सके। तो मैं ये कहती हूँ कि अदारे हैं हमारे पास, हमारी एजेंसियां, हमारे अदारे हैं, हमारे पास नैब, FI है जो करप्शन के ऊपर केसेस करते हैं। इस तरह इमरान खान साहब आते या कहते हैं कि नेक्स्ट इस आर्मी चीफ को मैं कहता हूँ इलेक्शन कराए, तो इसके लिए हमारे अदारे मौजूद हैं। आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है ना। इमरान खान को सजेशन है कि एक आलिम जो है वो अपना चेंज करें, जो उनको एक्चुअली बताए जहाद क्या होता है, और दूसरा थोड़ा सी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लें कि इस तरह जो अदारे होते हैं ना वो इलेक्शंस नहीं कराते, और ना ही फौज का काम है करप्शन। बिल्कुल ठीक है। आप वैसे ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव रहती हैं, और पीटीआई के लोग आपका ट्विटर फॉलो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप इस तरह के सजेशन जो है ना बिल्कुल हम सारी ऑप्शंस जो है सारी ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब पे गौर करें। बिल्कुल ठीक है शुएब साहब। सर ये जो खान साहब जो करने जा रहे हैं, बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं? क्या ये उनका सही फैसला है, सही ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, या वो अपनी पॉलिटिक्स के साथ गलत कर रहे हैं, या मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत स्पेशली, वो कोई कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकती है? सर देखें, एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आप देख लें, सरदार साहब की, बाकी मिनिस्टर्स की, इन्होंने खुल के ये बात कही थी कि अगर इन्होंने 2 असम्बलियां तोड़ी तो हम अगले ही दिन इलेक्शन करा देंगे। ठीक होगी बात। अब ये पीडीएम की हुकूमत पीछे हट गई है। क्यों हटी है ये खुद बता सकते हैं, क्योंकि देखें जब आप एक ऑन एयर कमिटमेंट करते हैं तो जब आप उससे पीछे हटते हैं तो कानूनी तौर पर बताएं ना बेहतर फैसला है या नहीं। तरफ अब हम पॉलिटिकली और कानूनी तौर पर क्या बेहतर फैसला है? कानूनी और उसूली तौर पर और सियासी तौर पर बेहतर फैसला तो ये होता है कि सारे इलेक्शंस एक दफ़ा हों, और ये बेहतर है कि ये सारी असम्बलियाँ डिसॉल्व हों, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मुस्तहकम हुकूमत जो भी आएगी वो बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होगी। इस वक्त इकोनॉमी को बेहतर। मुझे बता दें, खान साहब का असम्बलियाँ डिसॉल्व करना ये उनके हक में बेहतर होगा और कानूनी तौर पर बेहतर होगा? सर ये बिल्कुल
कानून के मुताबिक है। आर्टिकल 112 ये कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जिस वक्त भी चीफ मिनिस्टर डिसोल्यूशन की समरी भेज देगा, उस समरी के विद इन 48 आवर्स पाबंद है गवर्नर उसको डिसॉल्व करे, और अगर वो नहीं करेगा तो इट इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। ये 48 घंटे में ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। और सियासी तौर पर भी मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अपने लोगों को एक्टिव रखने के लिए और अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए सियासी तौर पर किसी सूरत नुकसानदेह नहीं, बल्कि पीडीएम के लिए नुकसानदेह ये होगा कि अगर देखें, अगर माशी तौर पर, मुल्की तौर पर पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह है ना, इतना सियासी तौर पर जो है वो इंस्टेबिलिटी है कि जिसकी वजह से ये खत्म ही नहीं होकर दे रही है। आज स्टेबिलिटी है नहीं है ना, 8 तो महीने से बिल्कुल नहीं है। तो खान साहब को कोशिश करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी के लिए अपना एक सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के। देखिए पीडीएम की भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं, 12 जमातें हैं या 13 जमातें हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये हुकूमत में बैठे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये आए थे ये मुल्क को बचाने, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। आप अगर माजी में जाएं, फरवरी मार्च में इन्होंने महंगाई डबल कर दी, फॉरेन रिजर्व आपके रह नहीं गए, आपकी जो इन्फ्लेशन है टॉप लेवल पे चली गई। ये सारी चीजें इन दोनों सारी सियासी ताकतों की ये इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम मिल बैठ के इस मुल्क को दलदल से के लिए काम करें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के सर पर तोशाखाना केस की तलवार लटक रही है, लेकिन साथ साथ एक और केस है कि जिसका खतरा है बढ़ता जा रहा है, मुबैना बेटी छुपाने का केस, जिसकी एक रोज बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और इस पर अदालत ने खान साहब, इलेक्शन कमीशन और वफाक को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपने बच्चों की तफसील में 2 बेटों सुलेमान और कासिम का तस्करा किया है, लेकिन एक बेटी की मालूमात फराहम नहीं की, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। टेरियन वाइट का केस पहले भी कई बार पाकिस्तानी सियासत और अदालत में ज़ेर बहस आ चुका है, जिसकी बुनियाद सीता वाइट का दायर करदा केस है। उनका दावा था कि खान साहब उनकी बेटी के वालिद हैं। मामला कैलिफोर्निया की अदालत में 2 साल तक ज़ेर समाअत रहा। खान साहब को तलबी के कई नोटिस जारी हुए, लेकिन उन्होंने अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया और न ही DNA टेस्ट करवाया। बिलाखिर 1997 में यकतरफा फैसला सुनाते हुए अदालत ने टेरियन को इमरान खान की बेटी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ न होने की वजह से इसे कानूनी तौर पर कमज़ोर फैसला तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसी के तनाजुर में सन 2004 में सीता वाइट के इंतकाल के बाद टेरियन की गार्जियनशिप का मामला आया, तो खान साहब ने लाहौर से एक मुबैना एफिडेविट अमरीकी अदालत में जमा करवाया और टेरियन की गार्जियनशिप उनकी खाला कैरोलिना वाइट को देने पर अपनी आमादगी जाहिर की। अमरीकी अदालत के फैसले और हवालगी के इस डॉक्यूमेंट को बुनियाद बनाकर सन 2014 में अरसलान इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन और 2018 में उनके वालिद इफ्तिखार चौधरी की जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली का केस दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन में उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सन 2019 में एक बार फिर हाफिज एहतशाम नामी शहरी की जानिब से पिटीशन दायर की गई, जिसे 1 माह कबल सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब की अदालत ने डिसमिस कर दिया। माजी में इमरान खान का मौक़िफ़ क्या रहा है इस पर कि खान साहब ने कभी इस मामले पर खुलकर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन शेख रशीद साहब की जानिब से माजी में ये दावा किया जाता रहा कि सीता वाइट को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए पैसे इसहाक डार की तरफ से दिए गए। नाज़रीन, ज़ाती मामलात के बाइस तनकीद की जद में आने वाले इमरान खान ही वाहिद सियासतदान नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई बड़े सियासतदानों के ज़ाती स्कैंडल्स उनके सियासी करियर की तबाही का सबब बने हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, जिन्हें व्हाइट हाउस की 22 साल इंटर्न मोनिका के साथ ताल्लुकात के बाइस न सिर्फ शदीद बदनामी और मुआखजे की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, बल्कि कौम के सामने आकर उसे अखलाकी जुर्म तस्लीम करके माफ़ी भी मांगना पड़ी। कौम ने फिर उन्हें दोबारा बतौर हाकिम कबूल नहीं किया। अमेरिका के सबसे ताकतवर जनरल कहलाए जाने वाले जनरल CIA के साबिक डायरेक्टर डेविड पेट्रियस को पाओला ब्रॉडवेल नामी खातून सहाफ़ी से ताल्लुक़ के नतीजे में मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। अदालत में अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़ा था, भी काटनी पड़ी थी और फिर वो दोबारा किसी अवामी ओहदे पर नज़र नहीं आए। साबिक अमरीकी नायब सदर एल गोर हों, इसराइल के साबिक सदर मोशे कोस्टाओ हों, साबिक इटालियन वज़ीर आज़म बर्लुस्कोनी हों, अपने ज़ाती स्कैंडल्स के बाइस सियासी मैदान से हमेशा के लिए ये आउट हो गए हैं।
मारूफ हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के मुबैना बेटे और अफेयर्स ने न सिर्फ उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया बल्कि सियासी करियर को भी बुरी तरह तबाह कर दिया। मौजूदा केस का खान साहब के सियासी करियर पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुएब साहब, आप मुलाकात रहती है, क्या इस केस में वो वकील करने जा रहे हैं, जवाब जमा करवाने जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं खान साहब? मुझे नहीं पता इस केस के हवाले से। एक मुझे ये पता है कि केस पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नोटिस उसमें हुए हैं। सही। लेकिन इस इशू पे ऑलरेडी डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया है, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसला दिया था। बल्कि उसमें फैसले के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अब अगर इस मौजू पे किसी ने पिटीशन फाइल की तो हम उसको हैवी कास्ट इम्पोज करेंगे। तो वो डिवीजन बेंच का फैसला है, यानी 2 जजेस का फैसला है। तो जो सिंगल जज होता है, सिंगल बेंच होता है, उसके ऊपर उसी हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच है, हाई कोर्ट में सर फिर कैसे लग गया? मैं वही कह रहा हूँ ना कि डिवीजन नहीं, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीजन बेंच का फैसला है वो पाबंदी है वो उस सिंगल जज के ऊपर कि वो उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन बात ये होती है कि जब उनके पास कोई भी केस आज मैं लेकर आऊँ, एक केस ऑलरेडी डिसाइडेड हो, मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा तो जज के को हाफजे में तो नहीं होता। ये मेरी पाबंदी है, मैं पाबंद हूँ कि पिछला अगर कोई इसके ऊपर कोई डिसीजन आया है तो उसकी कॉपी मैं साथ लगा के फिर मैं पिटीशन फाइल करूं और उसका रेफरेंस दूं। और जो बंदा ये कर रहा है वो अगर नहीं उसको डिस्क्लोज कर रहा तो दैट इज कार्ड एज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। और कानूनी तौर पर एक प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा होता है, यानी अगर कोई एक चीज ऑलरेडी डिसाइडेड हो तो वो दोबारा रीओपन नहीं हो सकती। चूंकि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाए, फैक्चुअल और लीगल कंट्रोवर्सी दैट इज सर अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया ना, अभी 20 तारीख को इसकी समाप्त हो रही है, प्री एडमिशन इसका नोटिस भेजे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर खान साहब यहाँ पर भी अमेरिका वाली प्रैक्टिस करते हैं, अपना जवाब जमा नहीं करवाते और एकतरफा फैसला हो जाता है, उनकी नाइली हो जाएगी सर फिर? पहली बात तो यह है कि अगर नोटिस हो गया है तो उनका वकील जरूर आएगा, वो आकर के एक ही ग्राउंड उसके पास सफिशिएंट है कि जनाब इस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है, तो आपको ये मजीद इसको प्रोसीड करने का अख्तियार ही नहीं है। जी। और हाई कोर्ट उसके ऊपर, चूंकि वो हाई कोर्ट के पास तो अब हर जज के पास तो पिछले फैसले नहीं होते, जब वो फैसला सामने आएगा तो दैट विल बी डिसाइडेड मेयरली ऑन दैट ग्राउंड। क्योंकि अगर कोई इशू डिसाइड हो जाए तो वो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन में चला जाता है, उसके ऊपर दोबारा वो केस सर वो जो एक लेटर आ गया है, वो जो गार्जियनशिप का 2004 वाला जो लेटर है, वो कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि देखें एक इशू के ऊपर एक दफा जब डिसीजन आ जाए तो सब्सिक्वेंटली उसी इशू के ऊपर नया केस नहीं दाखिल हो सकता। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। तो लिहाजा एक मैटर फाइनली डिसाइडेड और एक दफा नहीं, ये कई दफा डिसाइड हुआ है और फाइनली जो डिसीजन आया 2019 में। इसको जरा बता दीजिएगा, कोशिश कीजिए आप बता देंगे मुस्लिम लॉ क्या कहता है इस बारे में, जहां पर वालिदैन की शादी डिक्लेयर ना हो, क्या उस बच्चे को, उस बच्ची को ओन किया जा सकता है? क्या कहता है मुस्लिम लॉ इस पर? देखिए बात तो ये है ना कि अब ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है ना, हम इसको तो अभी जब तक अनलेस के पार्टीज आकर ना बताएं, ये किसी का पर्सनल मैटर है ना। तो देखें 2 पार्टीज हैं इसमें, सुन लेना, इसमें 2 पार्टीज हैं। एक पार्टी बनती है टेरियान, एक पार्टी बनती है नहीं, मैं एक पार्टी बनती है इमरान खान। कर रही हूं सर। नहीं देखें, अगर तो एक शख्स ओन करता है, एक बच्ची ओन करती है कि जी ये मेरा वालिद है, या कोई खातून आकर कहती है कि ये इस बच्ची का वालिद है, या कोई बंदा जाकर कहता है कि जी ये मेरी बेटी है, जो वो उसको डिसोन नहीं कर रहा है, ये इंटर सी पार्टीज है, ये इंटर सी पार्टीज के दरमियान ये इशू है। थर्ड पार्टी इस बात को एजुकेट ही नहीं कर सकता। मुस्लिम लॉ क्या कहता है सर इसको, इस पर मुस्लिम लॉ क्या कहता है? अगर कोई बंदा ओन नहीं करता और एक्चुअली वो उसका बच्चा है तो वो उसको साबित करेगा वो बच्चा। आज भी जो इनहेरिटेंस के मुकदमात हैं, बहुत ज्यादा ये इशू टेकअप होता है कि जनाब ये तो जो आ रहा है बंदा, ये गलत क्लेम कर रहा है कि मैं इनका इनहेरिटेंस में हूं, और उस पे मेरिट पे सिविल कोर्ट डिसाइड करती है। सही। आमिर जिया साहब, इस केस के हवाले से क्या लग रहा है आपको? एक तरफ इलेक्शन कमीशन वाले मामला, तोशाखाना वाले मामला पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ इस केस का आगाज होने जा रहा है, प्री एडमिशन नोटिस जारी किए हुए हैं। सर क्या लग रहा है आपको, खान साहब जवाब जमा करवाएंगे अपना?
मैं दो बातें कहूंगा। एक तो बड़ा कानूनी तौर पे बड़ा मेरे ख्याल में मौसर अंदाज से हमारे दोस्त ने बता दिया, कानूनदान है, ज़ाहिर है मैं उसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकता, मैं सहाफ़ी हूँ। आपने बड़ी अच्छी तमीद बांधी और आपने मुझे मगरबी ममालिक के जो सामीन को, नाज़रीन को बताया कि किस किस स्कैंडल में आके किस किस के साथ क्या हुआ, बड़े नामों के साथ ना। अच्छा, अब देखें कि मगरब में और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ मगरब में चाहे अखलाकी पस्ती हो, चाहे वो फाइनेंशियल कोई अगर करे, मतलब लूट मार करे, उसकी सज़ा बड़ी कड़ी होती है। हमारे यहाँ आप देखें कि लोगों ने मतलब मुल्क के ख़जाने को खा गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई सज़ा नहीं हुई। अच्छा, और ना इस चीज़ के ऊपर कभी आप देखें माशाल्लाह आज वज़ीर आज़म पे इतने बड़े बड़े मुकदमात थे, वो आज बने हुए शहबाज शरीफ साहब। उसी तनाजुर में अगर आप देखें तो ये वाला केस जैसे कि उन्होंने बता दिया कि जब ये तो लड़ाई होगी, मतलब जो कोई खातून आके करे या उनकी बेटी कोई बात करे, उसमें मैं और आप तो वो बात ही नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें बहुत ही बिलो द बेल्ट हैं, इसके ऊपर मैं तो कम अज़ कम मतलब मैं समझता हूँ कि इस पर मैं क्या बात करूँगा। ये मतलब है हम तो इस तरह की चीज़ जर्नलिज्म में हम नहीं डिस्कस, मतलब है मैं कम अज़ कम अपनी हद तक बात करूँ कि इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि ज़ाती मामला है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ से, एक ज़माने में आप याद करें कि शरीफ ख़ानदान के बाद अफराद पे इसी तरह के इल्ज़ामात रखी किस्म के लगाए गए, तो जो भी था उसके ऊपर मेरे ख्याल में उछालना अच्छी बात नहीं है उस चीज़ को ना, और ये बहुत ही गोइंग बिलो द बेल्ट है। तो मैं नहीं समझता कि इसको सीरियसली, क्योंकि देखिए इमरान खान की एक शोहरत रही है जवानी से लेकर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के अवाम ने उनको रद्द किया या उनको कबूल किया। जी, मैं एक जुमला मैं कह रहा हूँ, उनको जो रद्द किया या कबूल किया उनके माजी को देखते हुए किया, तो उनके लिए अवाम के लिए कोई मैटर नहीं करती ये बात कि जी इमरान खान क्या करते रहे थे, बल्कि हमारे तो बाद लोग वो कहते हैं भी बड़ा मकबूल थे, मगरबी खवातीन कतार बांध के खड़ी रहा करती थी, सब बातें, और लोगों ने वोट दिया, उसके बावजूद फिर एक जवानी थी, अब उनके ट्रांजिशन आ गया, वो कोई और बात करते हैं। है ना, आप इस मामले पर अगर कोई कमेंट करना चाहें तब भी आपकी मर्जी, ना करना चाहें तब भी आपकी मर्जी। किरण, बिलो द बेल्ट होता है कि अगर आप अपनी बेटी को अपने कागजात में डिक्लेयर ना करें। बिलो द बेल्ट होता है कि अगर आप कैलिफोर्निया की अदालत मुबैना बेटी, मुबैना बेल्ट होता है कि अगर चलें ठीक है, मैं ये मुबैना है ना, अभी साबित तो नहीं हुआ, आप ना डिफेंड करें, उनको करने दें। अच्छा किरण, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं होएगी तो मुझे जी जी हाँ जो आप बिल्कुल सही, मैं आपको ये कह रही हूँ, देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब को, आमिर साहब की बात सही है क्योंकि अभी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित नहीं हो सका है, तो हम मुबैना बेटी चलिए बिलो द बेल्ट होता है कि अगर आपकी मुबैना बेटी जो है उसको आपने अपने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर ना किया, कैलिफोर्निया की अदालत में अपना केस फेस ना किया, बात ये होती है कि इमरान खान साहब से जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो वो क्यों भागते हैं इस क्वेश्चन से। फिर आप एक तरफ हमें रियासत मदीना के बारे में समझाते हैं, तो दूसरी तरफ हम खुद ये क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आप क्यों फेस नहीं कर सकते। देखिए इन्होंने दूसरों को अपने बिल्कुल ठीक है। वैसे दूसरी तरफ है ना, ये भी है कि यकतरफा फैसला ये हो, लेकिन अमेरिका की अदालत तो डिक्लेयर कर चुकी है कि इमरान खान साहब का मौकफ ना होने की वजह से उसे बड़ा कमजोर फैसला तस्वुर किया जाता है। बट लेट्स सी कि अब जो हमारे पास जो इसका आगाज होने जा रहा है उसमें खान साहब का मुस्तकबिल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे आते हैं क्या एक बंदा जो बिल्कुल वो अभी वेट करते हैं ना, वेट एंड सी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिना परवेज भट्ट साहिबा साथ मौजूद थी, शुएब शाहीन साहब आपका बेहद शुक्रिया, आमिर जिया साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन रैकोड के हवाले से बात करूंगी, वो मंसूबा जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इस मंसूबे पर अमल दरामद इसका आगाज हो चुका है और मसला ये है कि एक पूरी नस्ल जो है ना वो जवान हो चुकी है। ये सुनकर कि जी रैकोड एक मंसूबा है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल देगा, लेकिन अभी बलूचिस्तान की सियासी जमातें उन्हीं की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ एक बार फिर इस पर शुरू हो गया है। बात करने के लिए सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। BNP मेंगल से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। रैकोड को तो पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला मंसूबा करार दिया जा रहा है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आनी है इसमें सर। सूबे को आमदन और रॉयल्टी की मद में करोड़ों डॉलर्स मिलते हैं, तो फिर वजह क्या है, क्यों आप लोगों को इस पर एतराज है, क्यों आप लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? शुक्रिया मोहतरमा। पहली बात तो ये है कि देखें जी बलूचिस्तान वाले अक्सर जो है ना धोखे में आ चुके हैं। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक बलूचिस्तान को धोखा दिया जा चुका है।
ठीक है ना, बलूचिस्तान में गैस मुआवजा में पैदा हुई, पूरे पाकिस्तान में उसकी तरसील हो गई, कश्मीर तक पहुंचाया गया, तमाम चूल्हे और कारखाने पाकिस्तान के जलते रहे, लेकिन मेरे बलूचिस्तान में उसे जो है ना पहुंचाने की जहमत नहीं की। और उसे ताल आजकल जो है ना जो 35-36 पूरे पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को संभाल चुका था, आज उसे खत्म करने के दर पे आ चुके हैं। उसके बाद भी बलूच के बारे में जो है ना कोई मुस्बत सोच है नहीं। अच्छा, सैंदक की बात करें, सैंदक इन्होंने सैंदक की बात की, किसी ने कहा व्हाइट एलिफेंट है, किसी ने कहा नहीं हम उसे जो है ना निकलवा देंगे, किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है नुकसान का घाटे का सौदा है। लेकिन आज 15-20 साल से जो है चाइनीज को दे दी गई है। हमने तो ये कहा था भी अगर चाइनीज को आप दे दें, बलूचिस्तान के जो असल नुमाइंदे हैं, स्टेक होल्डर है, उन्हें एतमाद में लें और वो एतमाद में लेने के बाद ही जाके आप कोई फैसला करवा दें। लेकिन ये एतमाद में किसी को नहीं लिया गया। जो कंट्रोल डेमोक्रेसी अक्सर बलूचिस्तान में राइज की जाती है, अपने पसंद के लोगों को लाया जाता है, उनसे मशाइंदा को उन्होंने दे दी। अच्छा, देने के बाद हमारी बलूचिस्तान की शेयर 2% रख लिया। आप अंदाजा करें कि सोना चांदी और कापर दे रहा हो, 2% मुझे दिया जा रहा है, 75% जो है ना चाइना लेके जा रहा है और 23% जो है ना फेडरल गवर्नमेंट। भाई आप किस बुनियाद पे लेके जा रहे हैं? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए तो कम से कम 10% आप ले जाए, 5% फेडरल गवर्नमेंट की। आप लोगों के मुतालबात क्या हैं सर? 3-4 शरायत है। 50% से ज्यादा शेयर वाले बलूचिस्तान का होना चाहिए, रिफाइनरी यहीं पे लगनी चाहिए, और जितने भी है सर्विसेज जो है ना बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए, जहाँ पे बेरोजगार, साथ ही साथ जो है ना एरिया की डेवलपमेंट में कम से कम 20-25% आपके जो है ना कंपनी वहां पे तसर्रुफ कर ले, ताकि वहां पे कम से कम कुछ ना कुछ मतलब बात हो, कुछ वहां पे लोगों की समाजी और सियासी हालत तो बेहतर हो। अगर ये चीजें वो कर लेते हैं, फिर समझ आने की बात है, मुझ पे जो बात करने। सही सर, आप लोगों ने जो रेकोडिक मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल है उसकी मुखालिफत की है। इनफैक्ट अब विफाक को आपने जो है वो हुकूमत से अलहदगी का इशारा दिया है। सूबे में आप लोग ऑलरेडी अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं, तो क्या कौमी असेंबली और सेनेट में भी अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया आप लोगों ने, हतमी फैसला? देखिए जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको तो पता है। इससे पहले भी हम हुकूमत को लात मार चुके हैं, सूबाई हुकूमत को भी हम छोड़ चुके हैं, और जो है इमरान खान साहब की हुकूमत जिसमें जो है ना कर चुके थे कि भाई हम जो है एक पॉइंट पे अमल दरामद करेंगे, उसे वादा किया, इन रिटर्न मौजूद है, उसके बाद उसमें अमल दरामद नहीं किया, हम तो 2 साल के बाद उसे छोड़ गए। सही, हुकूमत हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, 1-2 हज़ार के लिए अहमियत नहीं रखती। पार्टी के हमारे सरबराह सरदार अख्तर मेंगल निहायत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो तो इस तरह की चीजों को नहीं वो कबूल करेंगे, न पार्टी कबूल करेगी, न पार्टी की हालात जिसे आप जो है तो कमेटी समझे वो करेगी। तो हम इस बारे में जो है ना कहीं भी बैठ सकते हैं। ज़ाहिर है हमें जो है फायदा कितने नफलों का सवाब होगा कि हम जाके जो है ना हुकूमत के साथ बैठे, जिससे से हमें कुछ मिल नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन डिस्कस करूंगी, इस वक्त जो माहौल के हवाले से, आलूदगी के हवाले से बात होती है ना, तो वो लाहौर बदनामे ज़माना है। इस मामले में आज तक वो पहले नंबर पर है, मामलात वहाँ दुरुस्त नहीं होते हैं, और अब कुछ हो ये रहा है कि जो मास्टर प्लान लाहौर का बनाया गया उसमें कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके वहाँ पर अब मनसूबा बंदी की गई है, मनसूबा साजी की गई है, और फिर उसके साथ साथ मजीद ये कि कोशिश ये की जा रही है कि असेंबलीज डिसॉल्व होने से पहले पहले इस मंसूबे पर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। तो जाहिद गिशकोरी, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समा है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत को मास्टर प्लान मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? किस बात की, किन किन कवायद की, किन किन कवानीन की बेसिकली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए किरण, ये लाहौर का मास्टर प्लान जो प्रपोज किया गया है ये बहुत अहम है, क्योंकि 1772 मुरब्बा किलोमीटर पे ये ज़िला है और 2050 का एक मंसूबा है जो कि तकरीबन 3 करोड़ की आबादी को कैटर करेगा। जो अभी प्रपोज किया गया है मास्टर प्लान, उसमें अहम बात यह है कि 44% रेजिडेंशियल एरिया उन्होंने करार दे दिया है, जो कि 300 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ाकर
अब ये 789 मुरब्बा किलोमीटर रकबा ऐसा है जहां पर रिहाइश पजीर होंगे लोग, जहां पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज में काम करेंगे। उसकी वजह माहौलियात पर क्या होगी वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये 7 लाख कनाल जमीन जो दे दी गई है रेजिडेंशियल एरिया के लिए, जो कि ग्रीन बेल्ट था, एग्रीकल्चर थी पूरे लाहौर की, इस ग्रीन बेल्ट को या फूड बास्केट भी किसी हद तक आप कह सकती हो, इसको ब्राउन करार दे दिया गया है। और ये 2016 में अगर आप देखें वो उस वक्त सिर्फ ये कोई 300 मुरब्बा किलोमीटर रेजिडेंशियल एरिया था जो मास्टर प्लान प्रपोज किया गया था। अब ये बढ़ा के 789 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया है। ये चेंजेस की क्यों यहाँ पर कशकोरी साहब, मैं पूछ ही रही हूँ कि इसकी वजह क्या है, ये तब्दीलियां की क्यों जा रही हैं? पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जिसको इन्होंने लेके जाना इस मास्टर प्लान के तहत, अगर डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो लगता है इसी आने वाले हफ्ते में इसमें मेजर डेवलपमेंट होगी। आया के कंसर्न एड्रेस किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, लेकिन एक बात बज़ाहिर बिल्कुल सही लगती है कि ब्राउन एरिया में बहुत सारे जो बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लाहौर के ग्रीन बेल्ट को रेजिडेंशियल एरियाज में तब्दील करना है, मेजर बिजनेस जनरेट करना है, उनको फायदा ये जरूर होगा। माहौलियात को देखा जाए या फिर इंडस्ट्री को या फिर हाईवेज को, आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िएगा। आप देखें इस डॉक्यूमेंट में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के को कैटर करना है, और रूडा की जो 28 लाख की आबादी है उसको यहाँ साइड लाइन कर दिया गया। इस मेजर जाहिद इससे फायदा किस किस को पहुंचेगा? किरण, बर्क रफ्तारी से इस कानून को चेंज करके, जवाबे चेंज करके इसको मास्टर प्लान को इसलिए अप्रूव करवाने की कोशिश की जा रही है। इससे जाहिर है जो ब्राउन एरिया है या फिर ग्रीन बेल्ट को रेजिडेंशियल उसमें कन्वर्ट करना इतने बड़े पैमाने पर, यानी कि 7 लाख कनाल को, तो जो अशराफिया हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेजर स्टेक वहां पर रखते हैं, उनको ये जल्दी है। वो हुकूमत को कन्विंस कर चुके हैं कि ये आप रेजिडेंशियल एरियाज में इनको कन्वर्ट करें, जिससे उनका ये प्लान है कि इस मास्टर प्लान से किरण 11,000 अरब रुपए, अगर आप इन्वेस्टर से बात करें, जनरेट करने का प्लान है। इससे अवाम को तो इसी वजह से फिर ये जल्द से जल्द आ रही है कि असेंबलीज डिसॉल्व होने से पहले इस मंसूबे की मंजूरी ले लें। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फैन हैं जो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाजरीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।